हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एजोटेरिया का सामान्य अध्ययन का 75 सा जीके बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में भरा जो पानी होता है कुछ तल से उठा हुआ दिखाई देता है। जो प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाएगा, आकाश जो नीला दिखाई देता है ये हो जाएगा प्रकीर्णन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा दिखाई देता है चमकदार, और प्रतिध्वनि सुनाई देता है ध्वनि के परावर्तन के कारण। और ये कह रहा है कि किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं अपवर्तन। 2 नंबर हो जाएगा, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। तो जो फ्यूज तार होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ऊंचे होना चाहिए और उसका गलनांक होना चाहिए कम। प्रतिरोध ऊंचे होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। और ये कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे। फ्यूज तार कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे। और ये किसका मिश्रण से बना होता है, तो सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है। फ्यूज हमें घरों में लगाते हैं किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं हवा का दबाव के कारण। कह रहा है कि किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, तो हवा के दबाव के कारण। अपवर्तन के नियम के ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तन के नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन में कौन जो ऑप्शन है जो कि परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ए। 2 तत्वों के परमाणु जो कह रहा है कि समान होता है, जो कि गलत है। 2 तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। और परमाणु के बारे में क्या क्या सही है देख लेते हैं। परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। और कह रहा है कि इसमें तो ये दिया सभी सही सत्य है, ये गलत था। इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें ए गलत था जो कि सही कर दिया गया है। और बी सही है, सी सही है। परमाणु जो होते हैं उदासीन होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। 5 नंबर देख लेंगे, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं तन्यता। धातु को पतली तार में ढालने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। सर्वाधिक कहेगा, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक आघातवर्धनीयता कहेगा धातु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोना। सोना जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। विलेयता का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो किसी यौगिक को किसी भी द्रव में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। किसी यौगिक को किसी भी द्रव्य में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय विलयन नहीं है। ये क्या है, तो ये अम्लीय विलयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अन्य नाम कहेगा, तो इसे भाखड़ा सोना भी कहते हैं। सूत्र हो जाएगा CaOH2 के होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा, सूत्र हो जाएगा NaOH। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो नीला लिटमस है उसे लाल करता है कौन, तो अम्ल करता है। और इसमें से अम्ल हो जाएगा सिरका। और सिरका किस में मिलता है, तो एसेटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। धोने वाला सोडा हो जाएगा Na2CO3, इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा कहते हैं। चूने के पानी के कहेगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये सब तत्व जो है ये हैलोजन तत्व है। और जो आयोडीन है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो हाइलोजन है ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में। सर्वाधिक अभिक्रियाशील हाइलोजन कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा।
एक्टियोनाइट किसे कहते हैं? तो 89 से शुरू होने वाले परमाणु क्रमांक के तत्वों को एक्टियोनाइट कहते हैं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कोशिका में कह रहा है कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है? तो ये हो जाएगा जल, क्योंकि कोशिका में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक, कब? तो 1665 में, और इन्होंने मृत कोशिका के खोज की थी। जीवित कोशिका के खोज कहेगा तो लीमेक हॉक किए थे, न कौन? लीमन हॉक। और लीमन हॉक ने जीवाणु के खोज किए थे 1676 में। 1676 में। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें मिलता है? तो चावल में। प्रोटीन अधिक मिलता है सोयाबीन में, और घी में अधिक क्या मिलता है? तो वसा मिलता है। 10 नंबर हो जाएगा, पौधे में लचीला कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन ये होता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। और पैरेनकाइमा ऊतक के कारण क्या होता है? तो पुनः जनन और घाव भरने में मदद होता है। पैरेनकाइमा ऊतक के कारण पुनः जनन एवं पौधों में घाव भरने में मदद होता है। कह रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण क्या होता है? तो पौधे को यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण कह रहा है कि पौधे को यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान होती है। आगे देख लेंगे 11 नंबर हो जाएगा, अमीबा में प्रचलन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है, ये हो जाएगा द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। कहेगा कि अमीबा के प्रचलन अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुटपाद। और हाइड्रा का हो जाएगा मुकुलन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसमें जो बड़ी आंत है ये परिसंचरण तंत्र के भाग नहीं है, परिसंचरण तंत्र की ये अंग नहीं है बड़ी आंत। पानी के अवशोषण कहेगा कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में। और खाद्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। ट्रेडमिल टेस्ट के संबंध कहेगा तो हृदय से हो जाएगा। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अस्पाइरोगाइरा पौधा। इसे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। फर्न क्या है? तो ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं बनते। फर्न क्या है? तो ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं बनते। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? जैसे कि होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वणक का होना और चिड़चिड़िया होना। तो ये होता है, ये कह रहे हैं कि इसमें जोड़ा दर्शाना है, तो ये होता है पेलाग्रा रोग में। और पेलाग्रा जो रोग है ये होता है विटामिन B3 के कमी से। विटामिन B3 के रासायनिक नाम हो जाएगा निकेटू। ये विटामिन B3 के रासायनिक नाम है ये हो जाएगा निकोटेनिमाइड। ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और इसी रोग में होठों का सूजना तथा हाथों पैरों की त्वचा पर मोटा वणक का होना और चिड़चिड़ा होना, इसी में मतलब यही दर्शाता है। कौन सा रोग? तो पेलाग्रा रोग। प्रोटीन के कमी से मानव शरीर में क्वाशियोकर की बीमारी होती है। आयोडीन के कमी से क्या होता है? तो घेंगा रोग होता है। और थाइमिन जिसे विटामिन B1 कहते हैं, B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। 15 नंबर देखेंगे, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग होता है। और ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। जो एंडोस्कोपी है ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, और इससे पेट के अंदरूनी भाग की जांच होती है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा, संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये करता है बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। कह रहा है कि संविधान किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। और कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा,
निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा शून्यकाल। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद वाले के समय को कहते हैं। संसद में महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुद्दा पर कार्यवाही यानी कि तुरंत कार्यवाही करना उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में संसद में महत्वपूर्ण कार्य यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दा पे तुरंत कार्रवाई करना इसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। 18 नंबर हो जाएगा, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 होते हैं सभी लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। वही लोक लेखा समिति कहेगा तो इसका गठन हुआ था 1921 में और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी लोक लेखा समिति जैसे ही होते हैं, टोटल 22 सदस्य, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। और इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में, क्योंकि इसमें टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो दिए गए विकल्पों में ये इनमें सभी सही है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये मूल क्षेत्राधिकार रखता है और सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है। जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, और ये अनुच्छेद 143 के तहत। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं बारी बारी। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये सही है और ये लेते हैं किसके अधीन? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 2 नंबर कथन में है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। ये भी सही है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान के जो 3री अनुसूची है उसमें दिया गया है और वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में दिया गया है। तीसरा कथन हो जाएगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया संविधान बने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये भी सही है। राज्यपाल के शपथ का प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 159 में। इसमें सभी कथन जो है सही है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 48 के क में। और केवल अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन है। राष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 56 में दर्शाया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं रहे, मतलब कुछ हो जाए या घटना हो जाए या कहीं चल जाए, तो 6 महीने के अंदर उस पद को भरना है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 51 में के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 21 में कहेगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वैधानिक दर्जा मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और इसी अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन भी किया गया था 1926 में। और कहेगा संघ लोक सेवा आयोग के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग कहेगा तो
अधिनियम हो जाएगा 1935। केवल लोक सेवा आयोग कहेगा तो अधिनियम हो जाएगा 1919। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को आज़ादी मिली थी। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला में दिया गया जलप्रपात और दूसरा में राज्य किस राज्य में स्थित है। दूध सागर कहेगा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो दूध सागर हो जाएगा किस राज्य में, तो गोवा में। और वही कह देगा दूध सागर हो जाएगा गोवा। और वही कहेगा कि बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। दुदुमा यानी कि डुडुमा किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा में। किलियूर कहेगा तो ये तमिलनाडु में है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है उड़ीसा में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है, तो वात दिग्दर्शी के कार्य हो जाएगा वायु की दिशा को दर्शाना। और वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु दाब को मापने के लिए। इकाई कहेगा तो बार हो जाएगा। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भौगोलिक लक्षण है और सूची 2 में क्या है, तो भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। जो सार्क बनता है ये हिमनद के अपर्दनी के लक्षण है। सार्क क्या है, तो हिमनद के अपर्दनी के लक्षण है। यार डांग क्या है, यार डांग ये वायु के अपर्दनी के लक्षण है। बरखान कहेगा, बरखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण के लक्षण। और ड्रमलिन हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण के लक्षण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है इसमें स्वच्छ आसमान होता है। प्रति चक्रवात में जो हवा चलती है ये धीमी चलती है। प्रति चक्रवात में हवा धीमी चलती है और चक्रवात में कहेगा तो हवा क्या होता है, तेज चलता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में ऊंचे दाब होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, तो केंद्र में ऊंचे दाब होता है। और प्रति चक्रवात में जो हवा चलती है केंद्र से परिधि की ओर चलती है। प्रति चक्रवात कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। 27 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है। तो पंच नद में सम्मिलित नहीं है तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी के प्राचीन नाम हो जाएगा बितस्ता नदी। सतलज नदी के प्राचीन नाम हो जाएगा सतोद्री नदी। ब्यास नदी के प्राचीन नाम कहेगा तो बिपाशा नदी हो जाएगा। जो हाइडे स्पीच के युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर लोदी के बीच, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में और ये हुआ था झेलम नदी पे। और एक क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के जो सेना था किस नदी के पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया था। आगे देखेंगे 28 नंबर है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो मलाज खंड है ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मयूरभंज लौह अयस्क केंद्र कहेगा तो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और अनंतपुर जो स्थान है ये प्रसिद्ध है खनन क्षेत्र के लिए, यानी लौह अयस्क खनन क्षेत्र के लिए, और ये आंध्र प्रदेश में है। इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा लौह अयस्क केंद्र नहीं है, तो मलाज खंड हो जाएगा जो कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज उड़ीसा में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश। 29 नंबर देखेंगे, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है और ये सबसे पुराना शहर है। सिंधु सभ्यता के सबसे पुरानी शहर हो जाएगा हड़प्पा। जो कह रहा है लोथल जो है सैंधव सभ्यता का लोथल शहर ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, तो गुजरात में। और यहाँ से बंदरगाह एवं डाकवाड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घाघर नदी के किनारे कालीबांगा स्थित है और यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पे स्थित है कालीबांगा, तो राजस्थान में। कालीबांगा राजस्थान में है। 30 नंबर देखेंगे,
किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। वेदों के चार जो वेद हैं, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा शतपथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कहेगा तो गोपथ हो जाएगा, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐतरेय। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, और इसमें गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद कहेगा तो ये अथर्ववेद, इसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है, और इसी में ही कहा गया है जो सभा और समिति थी ये प्रजापति की 2 पुत्री का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। सामवेद में भारतीय संगीत का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है। 31 नंबर हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? विजयसेन से संबंधित अभिलेख हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख। और स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख हो जाएगा जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ लेख। और ये पहला गुप्त शासक थे जिनके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। 32 नंबर देखेंगे किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो ये किए थे बुका प्रथम। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बुका प्रथम। देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता था? जगभेटकर कहा जाता था देवराय द्वितीय को। और इनके शासनकाल में विजयनगर कौन आया था? तो अबुल रजाक आए थे। 33 नंबर हो जाएगा औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 ईस्वी में। और जो जजिया कर था इन्हें अकबर ने समाप्त किए थे 1564 में, और पुनः लागू किए औरंगजेब 1679 में। औरंगजेब ये पहला मुगल शासक थे जिन्होंने अपने 2 बार राज्याभिषेक करवाए, और दूसरी बार औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था 1659 में। 2 बार शासन करने वाला मुगल बादशाह कहेगा तो ये हो जाएंगे हुमायूं। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल बादशाह हो जाएंगे औरंगजेब। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था, और इनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाड़िया विद्रोह के संबंध हो जाएगा बिहार एवं झारखंड से। और कंध विद्रोह के संबंध कहेगा तो उड़ीसा से हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में। 35 नंबर हो जाएगा महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे जयपाल। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे जयपाल। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कब हराया था? 1192 में, और ये तराइन के दूसरा युद्ध में हराया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरी में हार हुई थी। चंदावर के युद्ध हुआ था 1194 में, और इसमें मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। भीम द्वितीय कौन थे? भीम द्वितीय ये गुजरात के शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 1178 में हराए थे। भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 1178 में हराए थे। मेरे ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? जो मोती मस्जिद है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा के किले में स्थित है, जिसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे शाहजहां। और ये दिल्ली के लाल किले में भी स्थित है, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे औरंगजेब, और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे शाहजहां। बाकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है मरियम पैलेस, सलीम चिश्ती का मकबरा और पंचमहल, और ये तीनों के बनवाए थे अकबर, यानी कि तीनों के निर्माण अकबर ने करवाए थे। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है। मॉन्टेस्क्यू कहाँ के थे? तो उत्तरी अमेरिका के थे। कानून की आत्मा इन्हीं की पुस्तक है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले इस घटना का डेट देख लेते हैं। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुई थी? तो 1502 में। पहली बार वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय अकबर के शासनकाल था, क्योंकि अकबर के शासनकाल 1605 तक था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच। इस सब में पहले क्या हुआ था? तो इस सब में पहले हुआ था वास्को डी गामा की दूसरी बार आगमन, तो इसमें हो जाएगा पहले एक। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 1600 में, तो फिर हो जाएगा 3। और उसके बाद होता है बेदरा का युद्ध, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 4। और लास्ट में हो रहा है क्या? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो इसके बाद अंत में हो जाएगा 2, यानी कि सजाने पर हो रहा है 1, 3, 4, 2। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो पंजाब में नहीं थी, बाकी उड़ीसा में थी, बिहार में थी। क्योंकि जो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था और बंगाल से ही बिहार उड़ीसा अलग हुआ है। बिहार अलग हुआ था 1912 में और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किए थे पश्चिम बंगाल में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। 40 नंबर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? यानी कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ताकार करने वाले कह रहा है कि कांग्रेस के आधिकारिक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1940 से लेकर 1946 तक। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक दिन तक रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी कहे थे। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो कांग्रेस के बैठक को 3 दिनों के तमाशा कहे थे अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसका कथन है? तो लॉर्ड डफरिन का। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहे थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 में कांग्रेस का गठन किए थे एओ होम। और लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के बारे में बोले थे कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं जब तक जिंदा हूँ वैसे इसे ऐसा ही देखना चाह रहा हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवंशिकी विभिन्नता के, आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र है जीवमंडल। कह रहा है कि भारत में पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो पहला हो जाएगा नीलगिरी और इसका स्थापना हुआ था 1986 में। आगे देख लेंगे 43 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये तीनों शामिल है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत 2008 में हुआ था। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वंदना शिवा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किए थे। 45 नंबर हो जाएगा, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट के नाम हो जाएगा टेरन फर्स्ट। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा है? तो ये खोला गया था बेंगलुरु में। आगे देखेंगे ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे तरुण पिथोड़े। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे तरुण पिथोड़े।
और बनारस टॉकीज 84 पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सत्य व्यास। ये दोनों अलग है, 84 अलग है और बनारस टॉकीज ये दोनों पुस्तक के लेखक सत्य व्यास हो जाएंगे। बारहमासी पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी हैं। बारहमासी पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी चलैया समिति। भारत में किस समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पे। वांचू समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर से। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नगदी लेन देन सिद्धांत दिए थे फिशर ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये किसने कहा था? रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये कथन हो जाएगा रॉबिन्स का। कह रहा है अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन था? तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये कहे थे मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये भी मार्शल के हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक मार्शल हो जाएंगे। अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है, ये भी मार्शल कहे थे। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्स कहे थे। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये भी रॉबिन्स कहे थे। आगे देखेंगे 49 नंबर, निम्न में कौन व्यक्ति स्टील ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो जमशेद जे ईरानी को स्टील ऑफ इंडिया कहा जाता था। जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। 50 नंबर देखेंगे, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। और सवारी लोक नृत्य भी उड़ीसा का है। बिहू लोक नृत्य और बिछुआ लोक नृत्य ये असम का है। चेरा कान और पाखो पीला किस राज्य के लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। रखाल और नाटरास ये कहाँ का है? तो मणिपुर का है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देखते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ने यानी कि इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता था। अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु कहेगा प्रारंभ में जैन धर्म के था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु कहेगा तो जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बना। उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और शेरशाह सूरी ने पटना शहर की स्थापना की थी 1541 में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी और वही कहेगा शिशुनाग वंश के शासक जो कालाशोक थे, इन्होंने अपनी राजधानी फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कहेगा तो कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कहेगा तो नंदीवर्धन हो जाएंगे। नंद वंश का संस्थापक कहेगा तो महापंत नंद था। नंद वंश के संस्थापक महापंत नंद हो जाएंगे। आगे देखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये हो जाएंगे घानानंद, जिन्हें हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।